हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप सभी के बीच एक बार फिर से मैं आज़ाद सर उपस्थित हूँ अध्ययन के लिए, आप सभी को कुछ नई बातों की जानकारी के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसके पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने भाग 1 में आप लोगों को जानकारी दी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था, इनके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई और इसके विभिन्न इतिहास के बारे में हम लोगों ने आपको पहले बताया। हम लोग अवगत हो चुके हैं भाग 1 में। और आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न विशेषताओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था। तांबे में टीन मिलाकर के लोग कांस्य धातु और इसके विभिन्न औजारों का लोग प्रयोग करने लगे थे। हड़प्पा सभ्यता विश्व की एक विकसित सभ्यता में शीर्ष पर था। इसका सबसे प्रमुख विशेषता इसका सुव्यवस्थित और नगर निर्माण योजना था। यदि आपको कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे खासियत क्या था, सबसे विशिष्ट खासियत क्या था, तो बोलेंगे हम इसकी नगर निर्माण योजना। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर निर्माण योजना के लिए बहुत ही प्रचलित था। अपने म्युनिसिपल व्यवस्था और नगर निर्माण योजना के लिए बहुत ही प्रचलित था। यहाँ पर जो उत्खनन प्राप्त हुए हैं, सर जॉन मार्शल जो इनके सचिव थे, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी के द्वारा जो उत्खनन किया गया था, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसको देखने से हमें इसकी विशेषताओं की सुव्यवस्थितता का पता चलता है। यहाँ जो नगर प्राप्त हुए हैं उसके सड़कें तथा गलियाँ एक निश्चित योजना के अनुसार निर्मित की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य मार्ग जो होते थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और उन मुख्य मार्ग से जो अन्य सहायक मार्ग जो थे वो पूर्व से पश्चिम की ओर समकोण पर काटते हुए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की नगरों की जो गलियां था बिल्कुल सीधी होती थी, चौड़ी होती थी। गलियों की चौड़ाई, जो पतली गलियां होती थी 9 फीट से लेकर के जो मुख्य गलियां होती थी वो 34 फीट तक चौड़ी होती थी। और नगरों की जो सड़क था वो एक दूसरे को समकोण पर काटता था। यहाँ नगर में मकान, सार्वजनिक भवन इत्यादि भी होते थे। नगरों में पानी की उपलब्धता के लिए नलकूप होते थे। ये नलकूप निजी और सार्वजनिक भी होते थे। और जहाँ सार्वजनिक नलकूप होते थे वहाँ स्नानागार लोगों को स्नान करने के लिए और महिलाओं को स्नान करने के लिए जो स्नानागार था उसके आसपास कपड़े बदलने के लिए भी प्रबंध किए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल जैसे कुछ प्रमुख नगर के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें नगर में एक ओर पश्चिम की ओर प्रायः ऊंचे स्थानों पर जो बस्ती होती थी उसे दुर्ग कहा जाता था और इसके निचले क्षेत्र में आवासीय नगर बनाए गए थे। हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की जो नगर थे उनके मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। उनमें घरों से गंदे पानी निकलने के लिए नालियों का उत्तम प्रबंध था। घरों में, मकानों में रोशनी आने के लिए उच्च कोटि के रोशनदानों का प्रयोग किया गया था। मकान का आकार प्रायः उच्च, मध्यम और निम्न आकार के होते थे।
मकान प्रायः पक्की ईंटों की बनी होती थी। इन ईंटों का अनुपात जो था प्रायः 4:2:1। जैसे कि अभी वर्तमान में हम लोग जनरली जो ईंट हम लोगों के घर में जो होता है ना, 10 इंच लंबा, 5 इंच चौड़ा और 3 इंच मोटा, लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता में जो मकान होते थे वो प्रायः लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 में होता था। घरों में स्नानागार, पाकशाला मतलब किचन और शौचालय का प्रयोग होता था। जल निकासी का उत्तम प्रबंध था। मकान की दीवार प्रायः एल आकार में बने होते थे। जल प्राप्ति के लिए जो कुआं होता था उसका आकार प्रायः अंडाकार होते थे। कुआं में सफाई करने के लिए, नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबंध था। कुएं का जो व्यास होता था 2 फीट से 7 फीट तक चौड़े होते थे और कुआं के चारों ओर गंदे पानी नीचे न जाए बैठने के लिए चबूतरा होते थे और कुआं से जल निकासी के लिए रस्सी और घिरनी का लोग प्रायः प्रबंध करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर निर्माण योजना था वो काफ़ी व्यवस्थित था। हम पहले बता दिए हैं। यहाँ के मकान जो होते थे प्रायः जो मध्यम वर्ग के जो मकान होते थे 30 फीट लंबा, 30 × 27 फीट का होते थे। परंतु हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के जो मकान होते थे अपेक्षाकृत हड़प्पा से ज़्यादा बड़े आकार के होते थे। मोहनजोदड़ो की स्नानागार, अन्नागार सब हड़प्पा की अपेक्षा काफ़ी व्यवस्थित था, विकसित था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पक्की ईंटों में कुछ नक्काशियां भी की जाती थी। यहाँ मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, प्रार्थना भवन, सभा भवन, अन्नागार ये काफ़ी प्रचलित है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार तो विश्व प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। मोहनजोदड़ो अपने अन्नागार और विशाल स्नानागार के लिए काफ़ी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के भवन को देखने से कुशल अभियंत्रण का, वास्तुकला का भी यह प्रमाण मिलता है। हड़प्पा की तरह मोहनजोदड़ो में भी नगर जो थे पश्चिमी भाग में दुर्ग, हड़प्पा में जिस तरह पश्चिम भाग में दुर्ग और उसके निचले क्षेत्रों में आवासीय बस्ती होते थे, इस तरह मोहनजोदड़ो में भी पश्चिम भाग पर ऊंचे टीले पर दुर्ग होते थे। वहाँ जल का अच्छा प्रबंध था। वहाँ से जल नीचे की ओर आया करता था। वहाँ पर एक बड़ा सा जल का टैंक बनाया जाता था। वहाँ बाल्टी से उसमें जल भरा जाता था, उसमें से जल निकासी का प्रबंध किया गया था। इन दुर्गों पर सार्वजनिक स्थल और बृहद स्नानागार भी बनाए गए थे और टीले पर जलाशय होते थे। यहाँ जो स्नानागार मिले हैं मोहनजोदड़ो से उसकी लंबाई 11.8 मीटर लंबा और लगभग 7 मीटर चौड़ा और इस स्नानागार की गहराई लगभग 2.43 मीटर था। मोहनजोदड़ो अपने विशाल स्नानागार के लिए प्रचलित है। ध्यान दीजिएगा एक बार। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की लंबाई लगभग 11.8 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.43 मीटर था। और इस स्नानागार के जो नीचेला जो फर्श था वो भी पक्की ईंट के और चारों तरफ से पक्की ईंट का बनाया गया था ताकि पानी शुद्ध रहे, गंदा ना हो। स्नानागार के बगल में कपड़े बदलने के भी कमरे बने होते थे और बगल में स्नानागार में पानी भरने के लिए बड़े कुएं मिले। संभवतः इसमें से कुएं में से पानी निकाल करके स्नानागार हौज में डाला जाता था। इस स्नानागार का प्रयोग लोग धार्मिक कर्मकांडों में, धार्मिक अवसरों पर सामूहिक रूप से करते थे। मोहनजोदड़ो अपने विशाल अन्नागार जहां पर कि खाद्य पदार्थ, अन्न वगैरह को संग्रहित करते हैं, उसके लिए भी जाना जाता है। अन्नागार मोहनजोदड़ो का काफ़ी प्रचलित है विशाल अन्नागार के लिए, जिसकी लंबाई लगभग
45.7 मीटर, चौड़ाई 15.23 मीटर, और ये था। मोहनजोदड़ो के दक्षिण ओर वर्गाकार भवन बने होते थे। इस तरह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त और भी बहुत चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा में भी ऐसे नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनको देखने से हमें पता चलता है कि ये काफ़ी व्यवस्थित, सुव्यवस्थित नगर प्रणाली था। अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में, उनके जीवन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले हम जानते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सिंधु घाटी के सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उसमें बहुत सारी मूर्तियां स्त्रियों के मिले हैं। स्त्रियों की मूर्ति की अधिकता से यह प्रमाणित होता है, ऐसा पता चलता है कि सिंधु घाटी की समाज मातृसत्तात्मक थी, यानी यहाँ महिलाओं की अधिक भूमिका था, महिलाओं की प्रधानता था। समाज के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध इत्यादि में वो लोग रुचि नहीं रखते थे। यहाँ के लोग भोजन के रूप में सादे भोजन, गेहूं, जौ, खजूर, भेड़, सूअर, मछली इत्यादि का भी प्रयोग करते थे। कपड़े पहनने के लिए सूती वस्त्र, क्योंकि यहाँ पर के लोग सूत का, सबसे पहले कॉटन का जानकारी, कॉटन ये लोग प्रयोग करने लगे थे, और कपास का उत्पादन भी यहाँ होता था। कपास के उत्पादन के लिए ही सिंडन, कपास मतलब सिंडन से बना है। सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता सिंडन के कारण ही हुआ है। कपास की खोज सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे, करते थे। कपास और ऊन के वस्त्र भी प्रयोग करते थे। ऊन प्राप्त करने के लिए प्रायः भेड़ पालते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना, चौसर खेलना, पासा खेलना इत्यादि का प्रयोग करते थे। ये था उनकी सामाजिक जीवन। सेकंड टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन। आर्थिक क्रियाकलापों में इनका मुख्य जो पेशा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उनका मुख्य पेशा कृषि था। कृषि कार्य में मुख्यतः ये गेहूं और जौ की खेती करते थे। चावल की खेती का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के से नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु लोथल से चावल के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मटर, सरसों, कपास इत्यादि की भी खेती करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और बनावली से मिट्टी के हल का खिलौना प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग बैलों के द्वारा हल जोतते थे। लकड़ी के भी हल का प्रयोग कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कपास की खेती ये लोग प्रायः करते थे। कपास की खेती, जिसको कि सिंडन कहा जाता था, इसी से यहाँ का नाम हम पहले बताए, सिंधु पड़ा। यहाँ के लोग पशुओं के रूप में प्रायः बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे भी पालते थे। और यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। व्यापार के लिए तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक व्यापारी सभ्यता था। यहाँ के समाज व्यापारी इत्यादि में ही बटे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसे के बिना औजार बनाते थे। तांबा प्रायः राजस्थान के खेतरी से प्राप्त होता था, और टीन बाहर से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सिंधु घाटी के लोग कांसे के विभिन्न औजार और सूती कपड़े का व्यापार भी करते थे विदेशों में। सिंधु घाटी का व्यापार प्रायः लाजवर्त के मणि व्यापार सुदूर दक्षिण के साथ किया जाता था। मेसोपोटामिया से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, मोहरे प्राप्त हुए हैं, उसमें मेलुहा का जिक्र मिलता है। मेलुहा सिंधु को ही कहते हैं। सिंधु का प्राचीन नाम है मेलुहा। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे। दिलमुन जो बहरीन को कहा जाता है, और मकरान अफगानिस्तान में है, यहाँ से भी सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे।
सिंधु घाटी के लोग लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोथल नगर से फारस की मोहरें प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि फारस से भी यहाँ का व्यापार होता था। सेकंड, हम लोग पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक जीवन। सिंधु घाटी का राजनीतिक जीवन में अब इसमें प्रायः मतभेद है इतिहासकारों में कि सिंधु घाटी का शासन लोकतंत्रात्मक था या राजतंत्रात्मक। इस पर कोई खास साक्ष्य प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु प्रायः अधिकांश इतिहासकारों, खास करके हंटर महोदय ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता का शासन व्यवस्था प्रायः जनतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था। लोग कबीले में रहते थे, कबीला के सरदार को कबीलापति कहते थे, और प्रायः वाणिज्य व्यवसाय में लोग माहिर थे। समाज व्यापारी वर्ग के हाथों में था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगला हम जानते हैं वहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, नगरों के जो अवशेष प्राप्त हुए उसमें कहीं भी मंदिर, मस्जिद इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, परंतु भारी मात्रा में जो मूर्तियां मिली हैं उसमें देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। उन मूर्तियों में एक खास जो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिसमें पता चलता है कि देवी सत्तात्मक लोग थे, देवियों की पूजा की जाती थी और प्रकृति देवी की पूजा लोग किया करते थे। प्रकृति देवी के रूप में, प्रकृति के रूप में लोग पीपल के पेड़ को लोग पूजनीय मानते थे, पूजा करते थे। यहाँ एक चित्र प्राप्त हुए है पशुपति शिव का, जिसे पता चलता है लोग पशुपति शिव के भी उपासक थे। पत्थर के बने लिंग और योनि की भी यहाँ कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पत्थर, शिव भगवान के लिंग और पार्वती की योनि की भी पूजा किया करते थे। यहाँ एक कुबर वाले सांड की भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां मिली हैं, जिससे सांड यहाँ के पता चलता है कि धार्मिक जीवन में इसका लोग काफी पूजनीय मानते थे। जादू टोना, तंत्र मंत्र का भी लोग प्रयोग करते थे। यहाँ से काफी मात्रा में ताबीज प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग नाग की भी पूजा करते थे, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। कालीबंगा के कुछ स्थलों के खुदाई से हवन कुंड और यज्ञ देवी की भी पूजा प्रमाण मिलते हैं, जिससे लोग अग्निदेव की भी पूजा करते थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी के लोग अपने परिवारों की मृत्यु के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार करते थे वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते थे। मृतकों के शव को 3 प्रकार से अंत्येष्टि किया जाता था। पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। समाधिकरण में उसको दफन कर देते थे, मिट्टी में कहीं दफन कर देते थे। इसमें पूर्ण समाधिकरण में पूरी की पूरी शव को दफन कर देते थे। दूसरा है आंशिक समाधिकरण में, इसमें क्या था कि पहले तो शवों को जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था खाने के लिए, उसके बाद जो अवशेष प्राप्त होते थे उसको दफन कर दिया जाता था। तीसरा जो शवदाह का जो प्रमाण मिले हैं वो है लोथल से युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी लोग शव को दहन भी करते थे, शव दहन, दाह संस्कार जिसको कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कला और तकनीकी भी काफी उच्च दर्जे का था। यहाँ से विभिन्न प्रकार के कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, मूर्तियों की प्रतिमा प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला में भी काफी पारंगत थे। अगला, सिंधु घाटी के लोग मन के मिट्टी के बर्तन बनाने में भी निपुण थे, आभूषण भी बनाया करते थे, मोती, हीरा इत्यादि से, हड्डियों से, मिट्टी से आभूषण बनाया करते थे, उनको पका देते थे। सिंधु घाटी की लिपि
सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन सिंधु घाटी का जो लिपि था चित्रात्मक था, चित्रलिपि था, जिसे लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं। ये लिपि सिंधु घाटी की खुदाई से, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से लगभग 400 से 500 ऐसे चित्र संकेत प्राप्त हुए हैं, जिसे आमतौर पर यह माना जाता है कि यह चित्रलिपि की कोई वर्णमाला होगा। ये लिपि प्रायः बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, बाईं से दाईं ओर, जिस तरह हम लोग लिखते हैं उस तरह ही लिखा जाता था, बाईं से दाईं ओर। कुछ अभिलेखों में ऐसा प्राप्त हुआ है कि कुछ लिपियां दाईं से भी बाईं ओर लिखी जाती थी। ये था सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग नगर निर्माण योजना के बारे में पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में जाने, सिंधु घाटी का वाणिज्य व्यापार के बारे में जाने। अब हम इसका अंत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ और किस कारण से हुआ, इसके बारे में जानेंगे। मार्टिन महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल प्रायः 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व था, लेकिन इसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। अर्नेस्ट मैके एवं सर्जन मार्शल ने ऐसा कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। सिंधु नदी घाटी का पतन सिंधु नदी या अन्य इसके सहायक नदियों में भयंकर बाढ़ आने से इस सभ्यता का अंत हो गया। व्हीलर एंड गॉर्डन चाइल्ड ने ऐसा लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, उसमें भी खास करके आर्य लोगों के द्वारा आक्रमण के फलस्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। M.R. साहनी नामक इतिहासकार ने ऐसा बताया है कि जल प्लवन के कारण भयंकर प्रलय आया होगा, जिसमें सारी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, सब जल में मग्न हो गए। D.D. कौशाम्बी ने ऐसा कहा है कि आग लगने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और आलेनस्टाइन और अमलानंद घोष का ऐसा मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी कई सभ्यताओं का अंत होता है। ये संभवतः सही भी है, जलवायु परिवर्तन के कारण संभवतः इस सभ्यता का अंत हो गया। इस प्रकार से भिन्न भिन्न मान्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में, जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इसके बाद 1500 के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उद्भव हुआ, वैदिक सभ्यता, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। धन्यवाद, आज इतना ही।